पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्मेशन होता है। आज हम फॉसिल फ्यूल को वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कोल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो आप देखोगे कि फॉसिल का जो फॉर्मेशन है उसमें जितने भी बड़े पेड़ थे वो जो जमीन के नीचे जो चले गए वो कोल में फॉर्म हो गए, और जितने भी छोटे पेड़ या मैरीन एनिमल्स थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गए। हम लोग कोल को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इसका रीजन है कि कोल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और कंजम्पशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसको हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। इंडिया में ही लगभग 60% कंजम्पशन जो है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का वो कोल से ही है। अगर आप कोल के टाइप देखोगे तो कोल 4 तरह के होते हैं। पहला है लिग्नाइट, दूसरा है सब बिटुमिनस, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। आप इसका कंपोजिशन देख रहे हो तो सबसे जो कम कार्बन वाला है वो होता है हमारा लिग्नाइट, और सबसे ज़्यादा कार्बन वाला होता है हमारा एंथ्रासाइट, जिसमें 90 से 95% जो है आपको कार्बन मिलेगा। तो आप देखोगे 4 तरह का है। ऑन एवरेज अगर आप देखोगे कोल में तो 75% आपको कार्बन मिल जाएगा, यानी सबका अगर हम मिला के अगर एवरेज देखें, कोई भी अगर आप कोल लेते हो तो लगभग 75% जो है कोल में कार्बन का कंपोजिशन होता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 75% कार्बन है, 5% के करीब आपका हाइड्रोजन है, 8% के करीब है हमारा ऑक्सीजन, 2% है नाइट्रोजन और 4% है सल्फर। तो आप देखोगे कोल में सिर्फ हमारा कार्बन ही नहीं है जिससे हम कंबसन से CO2 बनाकर हीट ले लें। कुछ ऐसे भी इसमें एलिमेंट्स हैं जो हो सकते हैं हार्मफुल, जैसे सल्फर का कंपोजिशन अगर हम देखें तो सल्फर का अगर कंपोजिशन होगा वो अगर ऑक्सीडाइज होगा, यानी उसमें जब ऑक्सीजन यानी कंबसन में उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो SO2 में चेंज होगा, और पॉसिबिलिटी क्या है इससे एसिड ड्रेन होने की पॉसिबिलिटी। तो हमने देखा कोल को बर्न करना हार्मफुल हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि कोल में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन। इस वजह से हम प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और कोल को एक सब्सटेंस में क्रिएट करते हैं जिसका नाम है कोक। अब ये कोक में होता क्या है कि इसमें लगभग 98% कार्बन होता है। इसमें जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो जो भी कोल माइनिंग होके आता है उसको एब्सेंस ऑफ द एयर में हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। इस स्ट्रॉन्ग हीट में जितनी भी चीज़ें कार्बन को छोड़ के हैं वो सब उससे रिमूव हो जाती हैं, और जो रेसिड्यू बचता है उसको हम कहते हैं कोक, और इसमें 98% होता है कार्बन। इसका बहुत अच्छा यूज़ है जो अभी हम यूज़ में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कोल का क्या क्या यूज़ है, तो सबसे पहला तो यूज़ यही है कि इसको हम हीट जनरेट करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है हम इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। तीसरा, इसको हम कोक की तरह यूज कर सकते हैं जिससे हम मेटल को रिड्यूस कराएं। कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे आयरन, इन ये जब ओर के फॉर्म में मिलते हैं, जो आयरन का ओर होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को हटाने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं ताकि प्योर फॉर्म में हमें मेटल मिल सके, जैसे कि आयरन। कोल को हाई प्रेशर में, और जब पाउडर फॉर्म में हाई प्रेशर किया जाए उसको पेस्ट बना के, तो कोल को ही हम पेट्रोलियम में चेंज कर सकते हैं। और कोल से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं और उसका नाम है कोल गैस, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कोल को हम गैस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं प्रोसेस से, और उस प्रोसेस के थ्रू कोल इजीली हम क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब सेकंड फॉसिल फ्यूल की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है पेट्रा और दूसरा है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। यानी आपको साफ पता चल रहा है कि पेट्रोल रॉक के बीच से, पत्थरों के बीच में आपको देखोगे सी बेड में, समुद्र में, ये पत्थरों के बीच में ट्रैप होता है जिसे हम ड्रिल करके निकालते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लोग मानते हैं कि पेट्रोलियम का जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन है,
यानी जो एनिमल्स समुद्र में डाई हो गए, वो डिकम्पोज हो गए, और या पत्थर के बीच में जब ट्रैप हो गए और वो जब डिकम्पोज हुए, वो किस में चेंज हो गए हैं? पेट्रोलियम में, जिसको हम क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं। अगर देखोगे तो इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है, और ये एक विस्कस लिक्विड है। बिकॉज विस्कस का मतलब होता है थिकनेस उसकी थोड़ी ज्यादा होती है, यानी थिक लिक्विड है। डेंसिटी वाइज देखोगे तो ये वाटर से इसकी डेंसिटी क्या है? कम है, ताकि क्योंकि हमें पता है कि ऑयल क्या करता है, वो वाटर में क्या करता है? फ्लोट करता है, यानी इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो इसमें कई सारे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे इसमें क्रूड ऑयल में आपको पेट्रोलियम भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, लेकिन ये सबका एक तरह से मिक्सचर है। और इसमें कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं कार्बन के अलावा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें भी मिलते हैं। तो अब चूंकि इसमें कई सारे लिक्विड्स मिलते हैं, यानी कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं इसके, जैसे मैंने बताया केरोसिन, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, ये सबका मिक्सचर है। तो ये आता तो है क्रूड ऑयल के फॉर्म में, लेकिन बाद में ये क्या होती है? रिफाइनरी में जाता है और अलग अलग कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है। इससे हम ल्यूब्रिकेंट्स, वैक्स, पैराफिन भी निकलता है। तो आप देखो ये एक डिस्टिलेशन कॉलम है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आपको जो कॉलम दिख रहा है, इसमें जो लिक्विड है, ये क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जो है हीट करके हम इसको क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में भेजते हैं, और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे देखोगे अलग अलग, जिसकी कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग तरह के उसमें वहाँ पे मिक्सचर्स हैं, और सबकी जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। तो क्या होता है कि सबसे पहले किसी और का बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वो वोलेटाइल लिक्विड है वो ऊपर उठ जाएगा, तो वो हमें ऊपर रिसीव हो जाएगा, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और धीरे धीरे ऐसे क्या होगा? तो जो हीट करते हैं वो लगभग हम लोग हीट करते हैं 723 केल्विन, या कह सकते हो कि 450 डिग्री सेल्सियस। तो 400 से 450 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट करते हैं हम, और अलग अलग हर एक आप देखोगे कॉलम में अलग अलग आपको जो है सब्सटेंस मिल जाएगा, कहीं पेट्रोल मिल जाएगा, कहीं आपको केरोसिन मिल जाएगा, और आप देखोगे लास्ट में जो थिक जो सब्सटेंस होते हैं जैसे वैक्स, ये सब जो है आपको नीचे में जो है निकल जाएंगे। तो ये है जो आपका पेट्रोल। अब इसमें एक और कंपोजिशन है इसका, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम गैस। तो क्रूड ऑयल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी की तरह भी यूज करते हैं जब उसको हम लिक्विफाइड कर दें। तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट हैं, यानी कह सकते हो इसमें 3 कंपाउंड होते हैं। एक है हमारा ब्यूटेन, जो इसमें 4 कार्बन होते हैं, एक है हमारा प्रोपेन जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और एक है इथेन जिसमें 2 कार्बन होते हैं। अब ब्यूटेन इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट है, यानी ज्यादातर इसमें ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और इथेन कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। अगर हम नेचुरली देखें, यानी अगर हम देखें इसको पेट्रोलियम गैस को अगर देखें, तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको जब रखा जाए तो ये गैसेस स्टेट में होता है, लेकिन इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में चेंज कर सकते हैं। कब? जब इसको हाई प्रेशर दिया जाए। तो ये है हमारा पेट्रोलियम गैस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। तो आपको एडवांटेज तो मैंने पहले ही समझाया था कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। आपको पता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलोजूल पर ग्राम होती है, और इसी वजह से अगर आप देखोगे कुकिंग में ये बहुत अच्छा है। अगर कंपैरिजन किया जाए हम कोल से या फिर लकड़ी से किया जाए, जो 17 और 25 से 30 किलो जूल ये एनर्जी देता है, तो ये 50 किलो जूल हमें लगभग अगर हम कोल से कंपेयर करें तो दुगना हमें एनर्जी मिल जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। एक और चीज़ करते हैं हम लोग, वो ये है कि इस एलपीजी में हम एक कंपाउंड और मिला देते हैं जिसका नाम है इथाइल मरकैप्टेन। तो इथाइल मरकैप्टेन एक वोलेटाइल गैस है, तो इसको मिला देने से क्या होता है कि जब कभी लीकेज का अगर प्रॉब्लम हो जाए, यानी हम जब सिलेंडर हम यूज़ करते हैं वो लीक अगर कर जाए, यानी उसमें से कोई गैस का रिसाव हो जाए, तब वो वोलेटाइल गैस होने की वजह से वो स्मेल आ जाता है। यानी अगर आपके घर पे गैस लीक होता है तो जो आपको जो स्मेल आता है वो एक्चुअली में वो एलपीजी का नहीं है, एक्चुअली में उसमें जो कंपोनेंट है इथाइल मरकैप्टेन उसका है। तो आप डिसएडवांटेज तो आप समझते हो। डिसएडवांटेज तो यही है क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो घरों पे जब हम यूज़ करते हैं तो ये रिस्क बना रहता है कि कहीं से ऐसा इलेक्ट्रिक स्पार्क, कहीं से मैचेस का कुछ ऐसा
हीट ना पहुंच जाए या ऐसा स्पार्क ना पहुंच जाए जिससे ये इन्फ्लेमेबल की सिचुएशन आ जाए, यानी वो जल जाए और वर्स्ट सिचुएशन में ब्लास्ट भी हो सकता है।